नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। सरस्वती पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शारदा आपके जीवन में खुशियाँ देती रहे, आपके कंधों पे जल्दी डबल स्टार लग जाए और जितनी शुभ मनोकामनाएं हैं सब आपके पास आए, सब आपको लगे। आप लोगों को लगता है कि एक वीडियो डालना बहुत ही आसान होता है, परंतु नहीं। बुक से PDF में टाइप करना, फिर उसे एडिट करना, फिर उसको क्लास कराना, फिर दोबारा एडिट करके फिर पोस्ट करना, यह एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगता है। तो एक वीडियो बनाने के पीछे 20, 25, 30 मिनट का जो वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ उसके पीछे घंटों का मेहनत लगा रहता है। तो मैं आप लोगों के बारे में इतना सब सोचती हूँ, पर आप लोग मेरे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं हैं। अगर सोचते तो मेरे वीडियो पे कमेंट तो छोड़ो, एक लाइक तक नहीं करके जाते हैं। लाइक करने में क्या है, बस एक टच करना है, पर इसे भी नहीं करते। पता नहीं मुझसे आप लोगों को क्या दुश्मनी है। दुश्मनी नहीं बोल सकते हैं, ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है। वीडियो देखते तो ज़रूर हैं पर लाइक नहीं करते हैं, पर क्यों? अपनी दीदी समझकर, अपनी छोटी बहन समझकर, अपनी दोस्त समझकर एक लाइक मुझे भी कर दिया करो, जिससे मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिले। आपको पता है एक कमेंट करने से मुझे कितना, आपका कमेंट पढ़ने से मुझे कितना, मतलब मैं कितना मोटिवेट होती हूँ, इतना मुझे खुशी लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्प करे। और ज़्यादा बात ना करते हुए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो धैर्यपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐड हैं। मतलब कि ऐड नहीं कह सकते, आज क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा है। 20-22 क्वेश्चन लाती थी, तो आज समथिंग 45-46 हो सकता है क्वेश्चन। तो एकदम ध्यान से अपने मन को इधर उधर बिना भटकाए हुए क्लास पे ध्यान दीजिएगा। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन 171वां है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? मतलब कि रासो आल्हा खंड के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन है परमाल रासो, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, तीसरा है खुमाण रासो और चौथा है बिसलदेव रासो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या है? परमाल रासो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, परमाल रासो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी ने, थर्ड ऑप्शन है नामवर सिंह ने और फोर्थ ऑप्शन है विजय देवनारायण शाही ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये ब्रश से नहीं, इससे सही रहेगा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा कौन दिए थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर हो जाएगा ए। और एक बात और, आज मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी जिसमें कौन कौन कवि, नहीं छोड़िए। अगला प्रश्न है, अंगबधु किस कवि की रचना है? अंगबधु किस कवि की रचना है? रज्जब, कबीरदास, दादू दयाल या सुंदरदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दादू दयाल। अंगबधु किस कवि की रचना है? तो अंगबधु दादू दयाल की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। हिंदी का जो सबसे पहला समाचार पत्र था वह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1826 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1826। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब हुआ था? 1826। अगला प्रश्न है, 12 बरस लौ कुकुर जीवे अरु 13 लौ जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिये आगे जीवन को धिरकार। यह पंक्ति किसकी है? 12 बरस लौ कुकुर जीवे किसकी है यह पंक्ति? तो यह पंक्ति ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी है नरपति नालह, ऑप्शन डी है जगनीक। तो यह जगनीक की है, यह पंक्ति जगनीक की है। यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
सौ अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? 100 अजान एक सुजान के रचनाकार, यह रचना है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त या बद्री नारायण चौधरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 176 नंबर। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ये जो आनंद कादम्बिनी है एक पत्रिका है, उसका प्रकाशन पूछा जा रहा है कि कहाँ से हुआ था। ऑप्शन ए नंबर है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी नंबर है इलाहाबाद, ऑप्शन सी नंबर है लखनऊ, ऑप्शन डी नंबर है बनारस। तो ऑप्शन बी नंबर है मिर्ज़ापुर, मिर्च खाने वाला जगह, मिर्च खाने से आनंद मिलती है, तो इससे याद रखिएगा मिर्ज़ापुर। तो मिर्च खाने से आनंद मिलती है, तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट ऑप्शन है 178। 178 में क्या है? राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद सोचिए क्वेश्चन कितना बार आया है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बार बार इसी को टाइप कर रही हूँ, नहीं, ये क्वेश्चन 178 में भी है, पहले हम लोग 1-2 पेज पढ़े थे उसमें भी था, बहुत सारे पेज में ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, मतलब कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक प्रश्न हम लोग क्या बन सकता है कि राष्ट्र कवि किसको कहते हैं? राष्ट्र कवि किसको कहते हैं? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह, एक सेकेंड कहाँ चला गया, हाँ 178। राष्ट्र कवि किसको कहते हैं? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आया है कि राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर को। उनको उर्वशी के लिए क्या मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1973 या ऑप्शन डी 1974। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं बता ही दे रही हूँ, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में, सॉरी ऑप्शन ए में है 1972 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। ऑप्शन ए कबीरदास की, ऑप्शन बी रविदास की, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी जायसी। तो यह आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कबीरदास जी, ऑप्शन ए कबीरदास जी। ये ट्रेन का आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि स्टेशन के पास मेरा घर है तो थोड़ा सा साउंड आते रहता है, ठीक है। अगला है 180 नंबर क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अगेन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन ए है कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन बी है हम लोगों का हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन सी है अशोक के फूल, ऑप्शन डी है कितना बड़ा झूठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बी नंबर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, या ऑप्शन सी नंबर 2 हरदेव बाहरी जी है, या ऑप्शन डी नंबर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो यह तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए,
इम्पॉर्टेंट है भाई। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है त्यागपत्र, दूसरा ऑप्शन है तितली, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु और चौथा ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी। तो सही आंसर हो जाएगा बी, परीक्षा गुरु। सही आंसर हो जाएगा बी, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहूं पुर को ताजी डारो। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहूं पुर को ताजी डारो किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी रस खान या ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रस खान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रस खान। ये सब पंक्तियां आप लोग ध्यान में रखिएगा, पंक्तियां भी पूछ सकते हैं वो लोग। हिंदी प्रतीप पत्रिका का संपादक क्या था? कौन हिंदी प्रतीप पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए नंबर है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी नंबर है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी नंबर है बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन डी नंबर है बद्री नारायण चौधरी। तो हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा एक नंबर, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रतीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। मतलब प्रतीप मतलब क्या होता है? उल्टा। तो हिंदी के उल्टा, अब इतना याद रखिए, एक ट्रिक बना लीजिए। हिंदी प्रतीक पत्रिका कौन है? बालकृष्ण भट्ट। मतलब कि हिंदी प्रतीप मतलब हिंदी का उल्टा प्रयोग करने वाले कौन है? बालकृष्ण। जो कृष्ण है बाल स्वरूप, तो छोटे हैं तो सही से हिंदी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इससे थोड़ा सा आप लोग ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक से याद करने से ना मतलब कुछ इमेज को याद, मतलब कोई इमेज से आप किसी क्वेश्चन को जोड़ के याद कीजिएगा ना, तो आप जल्दी याद भी हो जाएगा और काफ़ी समय तक आप लोग भूलिएगा नहीं। तो कोई ना कोई इमेज से कुछ ना कुछ, झूठ ही सही, कुछ भी रिलेट करके याद कीजिए। अगला प्रश्न होता है, दुल्हनी गाँवहूँ मंगलाचार, हम घरी आए राजा राम भरतार। ये पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन है सूरदास जी की। कहाँ भाग जा रहे हो? हाँ, तुम इधर आओ। चलिए, दुल्हनी गाँवहूँ मंगलाचार, हम घरी आए राजा राम भरतार। यह पंक्ति किसकी है? तो क्या सूरदास जी की है या बी नंबर रविदास रायदास को ही रविदास भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कबीरदास और तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कबीरदास। दुल्हनी गाँवहूँ मंगलाचार, हम घरी आए राजा राम भरतार किसका है? कबीरदास का यह पंक्ति है। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, तोड़ते ही होंगे मठ और गठ सब किसकी पंक्ति है? तोड़ते ही होंगे मठ और गठ, तोड़ते ही होंगे मठ और गठ किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए नंबर है नागार्जुन, ऑप्शन बी नंबर है निराला, ऑप्शन सी नंबर है मुक्तिबोध या ऑप्शन डी नंबर है रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर मुक्तिबोध। ऑप्शन सी नंबर मुक्तिबोध। तोड़ते ही होंगे मठ और गठ, यह पंक्ति क्या है, किनकी है? तो मुक्तिबोध जी की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? आधे अधूरे नाटक, यह नाटक इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है यह नाटक। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी, अमृतलाल नागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। मतलब ये क्वेश्चन तो बच्चा को याद रहना चाहिए, ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। मतलब कि बच्चा जब साहित्य पढ़ना शुरू करता है ना, जब साहित्य में कवि और उनकी रचनाएं पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये सब परीक्षा गुरु हो गया, ये सब बहुत पढ़ता है। गोदान जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे इजी क्वेश्चन भी है, मतलब बहुत बार आया हुआ, तो बच्चों को ज़्यादा याद रहता है उस। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो यहाँ आधे अधूरे नाटक किनका है? तो मोहन राकेश का है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्ति किसकी है?
एक बार और पंक्ति पढ़ना चाहूँगी। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह समृद्धि के पार। पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए अगे, दूसरा है दिनकर जी, तीसरा है नागार्जुन और चौथा है डी नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दिनकर जी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिनकर जी। हम लोग 189 क्वेश्चन पे आ गए हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, पहला ऑप्शन है 1938 1938, दूसरा है 1941, तीसरा है 1943, चौथा है 1954। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1943। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बहुत बच्चे बचपन में पढ़े होंगे झांसी की रानी। ये झांसी की रानी शायद चैप्टर का नाम है, उसी में है बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इनकी कवित्री कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान या माखनलाल चतुर्वेदी। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। यह भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया पंक्ति है। देखिए यूपीएसआई में तो अभी पंक्ति नहीं दिया गया है, तो पर आ भी सकता है। अब क्या कीजिएगा, एक बार आप लोग नज़र मिला लीजिएगा। मैं पढ़ाती हूँ तो एक बार तो ध्यान में रहेगा ना आप लोगों को, तो एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी क्या लिखते हैं? क्या पद लिखते हैं, या सेवैया लिखते हैं, या दोहा लिखते हैं, या कविता लिखते हैं? बिहारी का क्या प्रसिद्ध है? तो सबको पता है बिहारी के दोहे बहुत प्रसिद्ध है और जो हमारे कान को बहुत प्रिय है, हमें सुनने में अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ऑप्शन ए नंबर भक्ति काल, ऑप्शन बी नंबर रीतिकाल, ऑप्शन सी नंबर छायावाद, या ऑप्शन डी नंबर भारतेंदु युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर छायावाद। ऑप्शन सी नंबर छायावाद। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो छायावाद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए नंबर है बालकृष्ण भट्ट, बी नंबर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर में है बाल मुकुंद गुप्त और डी नंबर में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त सरस्वती पत्रिका के संपादक है बाल मुकुंद गुप्त। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवन को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर जी हैं, इनका एक उपन्यास है, उस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाया गया है। मतलब कि जो उपन्यास लिखा गया है वह तुलसीदास के जीवन के आधार पर लिखा गया है। तो कौन सा है उपन्यास? सुहाग के नूपुर है, या मानस के हंस है, या अमृत और विष है, या बूंद और समुद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मानस के हंस, ऑप्शन बी, मानस के हंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सही क्रम बताइए। इसका मैं सही क्रम यहाँ पे शो कर दी हूँ, ऑप्शन से आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, और कंफ्यूज करना मेरा नित्य नहीं है कि अभी आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले कंफ्यूज करे एग्जामिनर, तो आपको खुद कंफ्यूज करता है, पर आप लोग अगर सही क्रम याद रहेगा ना तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। तो रामचरितमानस में कितने कांड है कुल? तो कुल आपका 7 कांड हो जाएगा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कुल 7 कांड हैं। यह
21 में आया हुआ प्रश्न है। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। कौन कौन से कांड है? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। थोड़ा सा मैं इसके डिटेल्स में जा रही हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि आप लोग तो देखे ही होंगे रामचरितमानस का जो है रामायण है, तो आप लोग देखे हैं। तो अब रामायण में आप लोगों को पता चलेगा कि बाल कांड कौन सा है। तो बाल कांड जानते हैं, जब भगवान राम का जन्म हुआ था और जन्म के पहले से जन्म हुआ उसके बाद जो भी घटनाएं हुई, उनके विवाह तक जो भी घटनाएं हुई सब किस में आएगा? बाल कांड में। मतलब राम का जन्म हुआ और विवाह हुआ, इसके बीच में जितनी घटनाएं हैं सब बाल कांड में है। ठीक है। अयोध्या कांड में क्या है? तो अयोध्या कांड में राम का राज्य अभिषेक तक, कैकई का वरदान, राम वनवास, भरत का त्याग और राम के खड़ाऊ लाना, माता पिता का दुख। मतलब कि राम का अभिषेक होने वाला था ना, अयोध्या कांड में क्या होगा? राम का अभिषेक होने वाला था, तो माता कैकई जो वरदान दी थी राम को 14 वर्ष का वनवास, वो आ जाएगा। इसके बाद राम वनवास जाते हैं, भरत का दुख दिखाया जाता है, उनके माता पिता का संकट दिखता है। तो ये सब क्या है? अयोध्या कांड में आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद क्या है? अरण्य कांड। अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। तो जंगल मतलब, अब जंगल तो वनवास से ही संबोधित है, तो वनवास गए थे तो जंगल में थे। तो यहाँ पे क्या है? वनवास का जीवन, सुपनखा प्रसंग, जो सुपनखा अपना कारनामा की थी उसका प्रसंग किस में आ जाएगा? अरण्य में। सीता हरण, जटायु मोक्ष, और जटायु को मोक्ष की प्राप्ति मिली थी। तो वनवास से लेके जटायु मोक्ष तक अरण्य कांड में आ जाएगा। उसके बाद है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में है हनुमान जी से मिलन, सुग्रीव से मित्रता, बाली वध, बानर सेना की तैयारी। अब किष्किंधा कांड में हनुमान जी से पहला तो मिलन हुआ, उसके बाद सुग्रीव की से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ, बानर सेना की तैयारी लंका पर युद्ध के लिए। ठीक है। उसके बाद है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका गमन, मतलब कि हनुमान जी जो लंका में घूमने गए थे, सीता माँ से मिलने गए थे, मतलब वो सुरक्षित हैं कि नहीं वह देखने गए थे, तो सुंदरकांड में आ जाएगा। अशोक वाटिका में जो फल चुराए थे, माता से जो भेंट किए थे, सीता माँ से जो भेंट उनका हुआ था वह आ जाएगा। लंका दहन आ जाएगा सुंदरकांड में। राम को सीता का संदेश, राम को सीता का संदेश, ये सब क्या आ जाएगा? सुंदरकांड में आ जाएगा। अगला है लंका कांड। लंका कांड में राम और रावण का युद्ध आ जाएगा। कुंभकर्ण मेघनाथ वध आ जाएगा, रावण वध होगा, सीता का अग्नि परीक्षा होगा और अयोध्या वापस आ जाएंगे वो लोग। मतलब कि रावण लंका कांड में बस लंका में तो जाएंगे राम, तो युद्ध होता ही रहेगा। तो लंका कांड में युद्ध से लेके वापसी तक है लंका कांड। उत्तरकांड में क्या है? राम का पुनः राज्य अभिषेक होगा, सीता वनवास होगा, लव कुश का जन्म, राम का सरयू में जल समाधि। तो उत्तरकांड सबसे अंतिम कांड है। उत्तरकांड सबसे अंतिम कांड है। आशा करती हूँ कि मैं इतने डिटेल्स में बताई हूँ, आप नहीं भूलिएगा। मतलब भूलना क्या है आपको, मतलब कि आपके जीवन से यह जुड़ा हुआ है, आपको यह पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए नंबर है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी है प्रेमचंद्र। तो ऑप्शन ए है शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है? तो बाल कृष्ण शर्मा, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन और भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, यह किसका है? भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी नए चाल में ढली के रचनाकार कौन है? भारतेंदु। देखिए नई कविताएं भारतेंदु युग में है ना, तो याद रखिएगा कि भारतेंदु आए तो नई नई कविताएं आई। तो हिंदी नए चाल में ढली किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, एक ट्रिक का है माध्यम।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं, बी ऑप्शन मुक्तिबोध जी, सी नंबर जायसी और डी नंबर अगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। लोक मंगल की भावना सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? तुलसीदास जी। लोक मंगल की भावना कौन रखते हैं? तो तुलसीदास जी लोक मंगल की भावना रखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचार एवं रचना शैली के साथ कई प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी कविताओं के संग्रह को सही नाम था। मतलब कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचार एवं रचना शैली के साथ कई प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। कवियों के संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसका ऑप्शन बहुत भटकाऊ था, तो सही आंसर लिख दिए हैं ताड़ सप्तक। ताड़ सप्तक में एक दूसरे से अलग अलग भिन्न भिन्न नए नए विचार, रचना शैली, 7 कवियों के प्रयोग के कवि को क्या कहते हैं? ताड़ सप्तक। ठीक है, मतलब कि इसमें 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रयोग हुए हैं। ऑप्शन ए नंबर है ताड़ सप्तक। तो बहुत बहुत बधाई हो, हम लोग यहाँ पे 200 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग के पास कुछ प्रश्न हैं 300। इसे मैं बहुत जल्दी कर दूंगी क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न लेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को जल्दी याद करने में जल्दी यह ख़त्म हो सके बुक। ठीक है, तो ज़्यादा प्रश्न करेंगे। यहाँ तक जो भी बच्चे क्लास कर लिए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर लीजिए। कमेंट में ना टाइप करते एक दिल तो भेज दीजिए, जिससे मुझे समझ में आए कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। 201 नंबर, यशोधरा, कैकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन से हैं? कौन से कवि अपनी कविताओं में यशोधरा का पात्र लेते हैं, कैकई, उर्मिला, इन सब का नाम पर चर्चा करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसाद, नहीं, ऑप्शन है प्रसाद। पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन प्रसाद, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो आंसर डी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी की वह चर्चित रचना जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था वह क्या था? कौन सी यह हिंदी का चर्चित रचना है जिस पर टीवी सीरियल फिल्म बन चुकी है? तो ऑप्शन है परीक्षा गुरु, बी ऑप्शन चंद्रकांता, सी ऑप्शन गोदान, डी नंबर आधा गांव। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन चंद्रकांता। ठीक है, 203 में हम लोग देखेंगे, किस साप्ताहिक का संपादक महात्मा गांधी ने किए थे? इनमें से किस साप्ताहिक का संपादक महात्मा गांधी किए थे? तो हिंदी नवजीवन का, हंस पत्रिका का, भारत का या देश का? तो सही आंसर हो जाएगा हिंदी नवजीवन का। यह साप्ताहिक संपादन है, यह साप्ताहिक पत्र है जिसका संपादक महात्मा गांधी ने किए थे, हिंदी नवजीवन का। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग करेंगे 204, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? यह क्वेश्चन मैं कितनी बार आप लोगों को करा चुकी हूँ। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में किसे प्रसिद्ध है? तो राहुल सांकृत्यायन को। सही आंसर यही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नहीं देखेंगे अब। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? मतलब कि उदय प्रकाश क्या लिखते थे? कहानी लिखते थे या निबंधकार थे या नाटककार थे या महाकाव्य थे? उदय प्रकाश कौन थे बताइए? तो उदय प्रकाश कहानियाँ लिखते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग करेंगे 206 नंबर, इनमें से किस कवि को काव्य सम्मान प्राप्त हुआ था? इनमें से किस पुस्तक को काव्य सम्मान प्राप्त हुआ था? व्योमकेश दरवेश को, कामायनी को, मधुशाला को, नामदास का पोथा को? इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त था? तो व्योमकेश दरवेश को व्यास सम्मान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कौन कहा था? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कौन कहे थे? तो मिश्र बंधु,
राहुल संकृत्यायन रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रारंभिक काल या फिर आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिए थे। रीतिकाल का समय सीमा क्या है? 209 में है रीतिकाल का समय सीमा। तो 1700 से 1900 विक्रम संवत रीतिकाल का समय सीमा 1700 से 1900 तक है। और इससे हम लोगों का आज का प्रश्न समाप्त होता है। तो आज के लिए सेवा समाप्त। आशा करती हूँ कि आपको यह मेरी वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी साबित होता है, तो कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे मेरी प्रेरणा बनी रहे और मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। धन्यवाद।